हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका विश्वास बैच की एक और नई वीडियो में। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, घर होंगे और मजे में होंगे। अब भैया आज की इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ है, वो चल रहा है अपना। और जो सवाल है, जहां तक मुझे याद है, हमने 9 सवाल कर लिए थे, 10वां भी कर लिया था, 11वां भी कर लिया, तो शायद 12वां सवाल आज होगा, है ना। उस पर बात कर लेते हैं। संबंध एवं फलन पहला चैप्टर चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी आज एक्सरसाइज 1.1 का सवाल एक बार देख के याद आएगा कौन सा कर लिया था। तो इसमें जो है, हाँ जी, बिंदु वाला हो गया था क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम आज करने वाले हैं। ठीक है भाई दोस्त, एक बार देख लेते हैं जरा सब चीज सही चल रही है क्या। ठीक है दोस्त, चलो भाई आगे देख लेते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या हमें दे रखा है। दो चीजें हमें ढूंढनी होती हैं, पहली तो समुच्चय और दूसरी संबंध। देखो भाई, समुच्चय क्या दे रखा है 12वें क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है समुच्चय ए में किसका, समस्त त्रिभुजों का। वाह भाई वाह, कैसा समुच्चय है, समस्त त्रिभुज। मतलब जितने भी त्रिभुजों को तुम जानते हो, सभी त्रिभुज किसमें है भाई, समुच्चय में है। तो जो समुच्चय है वो है हमारा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। और रिलेशन में किस प्रकार के त्रिभुज हैं वो देख लेते हैं। तो ये हम वो देखो, ये कह रहा है यदि मैं दो त्रिभुज ले लूं T1, T2, शायद ऐसा सवाल मैंने एग्जांपल में करा दिया था। और इन दोनों में इस प्रकार संबंध है, किस प्रकार कि जो तुम्हारा T1 है और जो T2 है, तो T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, समरूप है। ठीक है, और आगे बाद में बात करते हैं, तुल्यता संबंध है, इसके लिए चेक करते हैं पहले। अब देखो, इसमें जो समझने की चीज है वो यही है कि जो हमारा समुच्चय वो कैसा है, समस्त त्रिभुज, मतलब जितने त्रिभुजों को हम जानते हैं सारे के सारे त्रिभुज समुच्चय में हैं। और रिलेशन में किस प्रकार के त्रिभुज हैं, यदि मैं एक त्रिभुज को T1 मान लूं, दूसरे को T2, मैंने ट्राइंगल से ले लिया उन्होंने T1, तो T1 T2 से किस प्रकार संबंधित है कि T1 जो है T2 के समरूप है। ठीक है, समरूप है। अब समरूप कौन से त्रिभुज होते हैं, समरूप की क्या कंडीशन होती है, तो समरूप का मैं साइन बता देता हूँ। समरूप का साइन ये होता है, और अगर मैं इसके नीचे दो बराबर का साइन खींच देता, इसका मतलब है सर्वांग सम, है ना। ये सर्वांग सम नहीं होकर समरूप है, तो इसका ये साइन होता है, लगभग वाला साइन समरूप का होता है। अब कौन से दो त्रिभुज समरूप होंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो वे वाले दो त्रिभुज समरूप होंगे जिनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या जो देखने में सेम होते हैं। एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो देखने में सेम हो, यानी जिनका समरूप मतलब समान रूप वाले, जो देखने में क्या हो, समान हो या सम हो या एक से हो, ऐसे है। और इनकी क्या खास बात है, इनकी खास बात यह है, इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मैंने ये खासियत बता रहा हूँ, आ जाती है। ठीक है, हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं वाली चीजें। ठीक है, और क्लास में तुम्हारी बता रहा हूँ 12th के लिए है ना। और मैथ सब्जेक्ट अपना चल रहा है। पहले लाइव आते थे, लाइव इसके लिए उसमें क्वालिटी इशूज है ना। एक तो क्वालिटी गिर जाती है, दूसरा माइक नेटवर्क की वजह से आवाज भी थोड़ी गड़बड़ है ना। तो 2-4 क्लास हमने देखी तो मजा नहीं आया, तो फिर ऑफलाइन शुरू कर दिया ना। चलो, अगर तुम्हें लाइव पसंद है तो एक बार कमेंट में बता देना। अब त्रिभुज ऐसे हो गए। इससे आगे की बात यह है कि इनके तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए वी सी, और इसको नाम दे दूं पी क्यू आर, देखो जब तक किसी चीज की तह तक न जाए मजा नहीं आता, तब तो मैं बता के छोड़ूंगा कि क्या है। अब इनका अनुपात बराबर है, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, और ये 4 है तो ये 8 है। मतलब इनकी जो भुजाएं है ना, उनका अनुपात भी बराबर होता है संगत भुजाओं का। जैसे ये वाली भुजा 2 है तो ये 4, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये भुजा 4 है, ये 8 है, तो इनका अनुपात भी 4 1 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये 3 है तो ये 6 है, तो इनका अनुपात भी 3 1 3, 3 दूनी 6। यानी इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं, ये वाली, इसकी ये वाली और ये वाली, ठीक है, और एक
इस मार्कर से कर देते हैं ये वाली। इन भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने तुम्हें समझाया कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। बाकी इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हम इसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए क्या मानेंगे? ऐसा मानेंगे कि कोई त्रिभुज है T1 मान लिया हमने, जो कि अवयव है A का, मतलब समुच्चय में से कोई एक त्रिभुज ले लिया T1 या T मान लो, बन का छोड़ो। अब देखो T जो है, T के समरूप होगा, के समरूप होगा या है? T के समरूप है। कोई भी त्रिभुज अपने समरूप होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। समरूप मतलब समान देखने में, और वो उसी की बात कर रहा है, एक ही त्रिभुज की दो बार बात कर रहा है, एक ही त्रिभुज की दो बार बात कर रहा है। तो वो त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होंगे? बिल्कुल होंगे। उनके कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होंगी, सर्वांग होंगे अगर देखा जाए तो। और जो त्रिभुज सर्वांग होते हैं वे समरूप तो होते ही होते हैं। ये तुमने डिटेल में पढ़ा होगा 10th चैप्टर, जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ते हैं छठे में। तो टी कोमा टी, टी जो है टी के समरूप है। इसका मतलब जो टी कोमा टी है वो अवयव है आर का, इसका इतना ही तो मतलब है। और शतुल्य यही शतुल्य जो संबंध होते हैं वो यही बताते हैं कि जिस समुच्चय में जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों का संबंध खुद से इस संबंध में होना चाहिए। तो इसमें ऐसा है? हाँ जी है। तो हम यहां लिखेंगे अतः, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है। अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है तो दोस्त मित्र, यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा क्या चेक करते हैं हम? दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए। अब सममित क्या कहता है हमसे कि यदि दो अवयव जिसको मैं T1 T2 मान रहा हूं, अगर वो अवयव है R का, मतलब संबंध में है, तब इसका उल्टा भी संबंध में होना चाहिए। तो इसको तुल्यता सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे होंगे। तब हमें क्या सिद्ध करना है कि T2 T1 अवयव होगा R का। ठीक है, अब वो कैसे होगा? वो यहीं से होगा। T1 T2 अवयव है R का। इस इतनी बात का मतलब क्या है कि T1 T2 के समरूप है। तो मैं यहां यही चीज लिखूंगा, T1 T2 के समरूप है। अब एक बात यहाँ कॉमन सेंस वाली ये है, अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप है। एक ही बात है ना, ये एक दूसरे के समरूप है। तो इसको चाहे तुम सीधा लिख लो, चाहे तुम ऐसे लिख लो। यहाँ यदि कर दो एक शब्द, और फिर करो यदि ऐसा है तब, तब T2 T1 भी समरूप होंगे। वो तो होंगे ही, जाहिर सी बात है ना, बस इसको लिख के दिखाना है, समरूप होंगे। शायद अंक यहाँ है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि T2 T1 जो है वो भी अवयव है किसका? R का। अगर ऐसा है तब यह संबंध सम्मित संबंध है। ये एक लाइन तुम लिख लोगे, बस सीधा लिखना, अतः संबंध सम्मित संबंध है, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना सभी को? चलो, जो काम की चीजें दिख रही है नहीं दिख रहा, नीचे वाला उसकी जरूरत भी नहीं है, साइड में देख लेते हैं। अब हमें तीसरा क्या बताना है? तीसरा हमें संक्रामक के लिए और बताना है। संक्रामक, इसमें क्या होता है मित्र? अगर दो अवयव, जैसे एक ले लो मैं T1 T2 अवयव है R का, तथा T2 से स्टार्ट करूं एक और अवयव, और T3 अवयव ले लूं अगर मैं R का। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से ये निकलेगा। देखो इसका मतलब क्या है कि जो T1 है वो T2 के समरूप है, T2 के समरूप है ना। इसको थोड़ा सा यही लिखेंगे, समरूप। इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब भी मेरे दोस्त ये निकलेगा कि जो T2 है वो T3 के समरूप है, के समरूप। अब ये तुम्हें इधर दिखा या नहीं यार, ये देखना पड़ेगा, वरना नीचे लिखेंगे फिर।
नहीं दिखा, नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नीचे लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, इतना फालतू का रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ को देखेंगे, संक्रामक है। मैं ये कह रहा था भैया, यदि T1, T2 अवयव है R का और T2, T3 अवयव है R का, ये चीजें तो R में है, ये तो हम मान के चलते हैं। इससे आगे हम सिद्ध करते हैं कि T1, T3 भी अवयव होना चाहिए R का। तो उसको सिद्ध करने के लिए इसकी लैंग्वेज का यूज कर लो। T1 T2 के समरूप है, के समरूप है, हाँ जी। और यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि T2 T3 के समरूप है। अब देखो यहां भी कॉमन सेंस वाली बात ये आ गई, T1 T2 एक जैसे हैं, T2 T3 एक जैसे हैं। अब T2 किसकी तरह है, T1 की तरह, और T2 किसकी तरह है, T3 की तरह। मतलब T2 है वो कॉमन है, और वो पहले की तरह भी है और तीसरे की तरह भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला और तीसरा भी सेम ही है, इसका मतलब यही तो निकलेगा। तो वही बात यहाँ है, बस अब कुछ लिखना, लिखेंगे यदि ऐसा है, यदि, है ना, यहाँ एक लाइन है, यदि ऐसा है तब T1, T1, T3 T1 T3 के समरूप है, इसका मतलब ये निकलेगा। और यदि ऐसा है तो ये रिलेशन में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, संक्रामक सिद्ध हो गया, बस खत्म। तो हम यहां से कह सकते हैं T1, T3 अवयव है R का, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। बताओ यहां तक समझ में आया? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका थोड़ा सा पार्ट अभी रह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अभी और एक दो लाइन इसमें रह रही है। ठीक है, रफ करते हैं इसको, इतनी तो जरूरत पड़ेगी हमें, यहां से रफ करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये आगे इसमें क्या दे रखा है, देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, एक त्रिभुज दिया है हमें, और वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान कैसी है भाई, कि उसमें एक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है, ऐसा बनेगा ना, ये समकोण त्रिभुज है। और हमसे कहा है इसमें ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, इस प्रकार कुछ कहा है। त्रिभुज T1 और इसको नाम दिया है T1। भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, एक और त्रिभुज दिया है, एक और त्रिभुज दिया है। उसमें जो भुजाएं हैं वो एक 13 है, फिर 5 है और 12 है, ठीक है। और ये भी समकोण त्रिभुज है, और इसको नाम दिया है T2 त्रिभुज। एक और त्रिभुज दिया है 6, 8, 10, एक और त्रिभुज दिया है, एक और त्रिभुज दिया है 6, 8, 10, ठीक है। और इसको इसने T3 नाम दिया है, इस त्रिभुज को नाम दिया है T3। अब हमसे इसमें बूझना क्या चाह रहा है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो हमसे इसमें बूझना चाह रहा है वाले समकोण चित्र बना सकते हैं क्या, क्वेश्चन में तुम्हारे डाउट होगा, बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाले त्रिभुज पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये बूझना चाह रहा है। एक देखो, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि T1, T2 और T3 जो ये 3 त्रिभुज हैं, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कौन कौन से होंगे, सिर्फ वे त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित होंगे जो एक दूसरे के समरूप हैं। तो हमें इसमें केवल ये चेक करना है कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं। अब देखो, जो चीज मैंने बताई थी उसका यूज आ गया। मैंने बताया था समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी जो भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं, उसकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अब देखो, सिर्फ कर्ण से चेक करो, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है, जो कर्ण है वो यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 10 है। अगर मैं यहां से बात करूं तो इसका अनुपात है 5/13 कर्ण का। अब लंब की बात करता हूँ, लंब 3 है, 5 है,
3/5, तो 5/13 3/5 के तो बराबर हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल साफ साफ गलत हो गया, नहीं होगा। और यहां देखेंगे 5 10, 5 का 2 गुना हो रहा है 10, 5/10 यानी 1/2। ऐसे लम को देखेंगे 3 का 2 गुना हो रहा है 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो इसका भी कितना जाएगा 1/2। ऐसे अगर मैं 4 को देखूंगा तो 4 दूनी 8, इसका भी 2 गुना हो रहा है तो इसका भी कितना जाएगा 1/2। तो T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बस मेरे हिसाब से यहाँ एक ही लाइन आनी बाकी है, वो ये है कि T1 व T3 की संगत भुजाओं का अनुपात, की संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर है। अतः अतः T1 व T3 संबंधित होंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन कौन से संबंधित होंगे ना, तो हम बता दें संबंधित होंगे। ठीक है, ऐसे बात है मेरे को, बस इतना ही लिखना है, इससे आदेश में नहीं लिखना है। बस ये पूछ रहा था T1 T2 T3 में कौन से संबंधित है, तो T1 संबंधित है T3 के, क्यों, क्योंकि T1 व T3 की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। वो हमसे ये सिद्ध नहीं कराना चाह रहा कैसे बराबर है, क्या बराबर है, तो फालतू चीज सोचनी भी नहीं है, वो हमने 10th में पढ़ रखी है, इसने पढ़ रखी होगी, इसने पूछा है। चलो स्क्रीनशॉट लो या उतार लो, फिर इसको रफ करते हैं। और ऑफलाइन वीडियो पढ़ने में ये बहुत अच्छी बात है, हम वीडियो को रोक के आराम से उतार के तब आगे बढ़े, तो बहुत फायदा हो जाता है ऑफलाइन में पढ़ने में, लाइव से भी ज्यादा फायदा होता है ऑफलाइन पढ़ने में अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्त, इसको रफ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इसमें हमसे क्या कहा है इसने देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय ए में, ओहो थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, समस्त बहुभुजों, तो जो हमें समुच्चय है ना, समुच्चय किस प्रकार का दे रखा है, समस्त बहुभुज, और समस्त बहुभुज का मतलब समझते हो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज नवम भुज अष्टभुज, जो भी जितने भी भुज है ना सारे आ जाएंगे इसमें। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, क्या लिखना था, बहुभुज। ठीक है, तो इसमें सारे बहुभुज हैं, त्रिभुज भी है चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज के सारे प्रकार हैं, त्रिभुज के सारे प्रकार हैं, पंचभुज भी है, समपंचभुज, और जो प्रकार बचे वो भी, षष्ठभुज भी, सप्तभुज भी, अष्टभुज भी, नवम भी, 10 भुज भी, सारे भुज इसमें सम्मिलित हैं। किसमें, समुच्चय में। तो समुच्चय तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुच्चय है। ठीक है, अब इसमें ये हमारे लिए मेन होगा कि संबंध कैसे त्रिभुजों का है। तो जो हमारा संबंध है वो किस प्रकार के त्रिभुज है, ये किस त्रिभुज नहीं कहेंगे, किस प्रकार के बहुभुज है। तो 13वें में संबंध है आर जो है, अगर मैं कोई दो बहुभुज ले लूं P1 और P2, तो वो इस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार कि तथा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या समान है। देखो भाई, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बड़े अच्छे समझेंगे, बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का, मैं मानता हूं बहुत हल्का सवाल है, बस समझने की जरूरत है। भाई समस्त बहुभुज, जितने बहुभुज हैं समुच्चय में रिलेशन में किस प्रकार के हैं, दो इस प्रकार के हैं भैया, कि अगर मैं दो बहुभुज उठाऊं तो वो संबंध में होंगे कब, जब उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। इसका मतलब अगर उसमें, अगर पहले में 3 भुजाएं हैं तो दूसरे में भी 3 भुजाएं होनी चाहिए, तो वो संबंध में है। पहले में 5 भुजाएं हैं तो दूसरे में भी 5 भुजाएं होनी चाहिए, तब वे संबंध में है। अगर दूसरे में 4 भुजाएं हैं तो पहले में भी 4 भुजाएं होनी चाहिए, तब वो वे संबंध में है। अब आई बात समझ में, ऐसे संबंध में। तो सबसे पहला हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला चेक करेंगे स्वतुल्य। थोड़ा सा साइड लिख लेते हैं।
सबसे पहले चेक करेंगे सैतुल्य। और सैतुल्य के लिए मैं क्या लेता हूँ कि एक कोई त्रिभुज लिया मैंने, मतलब कोई बहुभुज लिया, त्रिभुज मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, अभी त्रिभुज का सवाल करके आए। कोई बहुभुज लिया जो अवयव है हमारा एक, ठीक है। अब P में, ये P कोमा P में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी, ये तो रियलिटी है। ये कह रहा है एक ही त्रिभुज का उसी, मतलब एक ही बहुभुज का उसी बहुभुज से, तो अगर ये बहुभुज त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज ही होगा, तो संख्या समान होगी। ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज होगा, संख्या समान होगी। पंचभुज है तो पंचभुज होगा, संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या। ऐसे है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा P कोमा P है ना, वो संबंध में है। क्यों है? क्योंकि इनकी भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तो अतः, अब हम यहां लिख देंगे अतः, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा बैच फ्री चल रहा है। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो गई थी। आज जो है 17 अप्रैल है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज का लगभग अंत कर देंगे, जिसमें संडे की छुट्टी भी रहती है। तो और बहुत धीरे पढ़ाया है, एक को एक चीज समझाई है, अंत तह तक गए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और हमारे पास टाइम भी बहुत है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करा है, लगभग सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से करेंगे तब तक, ठीक है। और पूरा का पूरा बैच फ्री है, एग्जाम्पल भी कराते हैं, एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व कराते हैं। कोई भी क्वेश्चन तुमने देखा होगा छोड़ ही नहीं रहा मैं, मतलब ही नहीं बनता छोड़ने का, सारे कराता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो तुम्हारे पिछले सेट है उनको सोल्व कराएंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे संडे टू संडे, वन शॉट भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें इस बैच में बिल्कुल फ्री है, बहुत सारी के जितनी भी है ना, सारी की सारी फ्री है, जो तुम पे करके लेते हैं ना, इसमें सब फ्री है। तो संबंध कैसा है हमारा? स्वतुल्य संबंध है, ये हमने यहां से लिखा। दूसरा हम इसमें चेक करेंगे सम्मित संबंध। ठीक है, दूसरा हमें इसमें चेक करना है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, वैसे हेडिंग की तरह डालते हैं हम। अब सम्मित संबंध में क्या होता है, यदि मैं कह रहा हूं P1 कोमा P2 दो ऐसे बहुभुज हैं जो पहले से ही संबंध में हैं, तो ये कब संबंध में हुए होंगे? जब इनकी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो मैं यहां से लिखूंगा P1 बाय P2, ऐसे लिखो P1 बाय P2, ऐसे यहां लिखो P बाय P। P1 बाय P2 में भुजाओं की संख्या समान है, में भुजाओं की संख्या समान है, तब P2 बाय P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। जाहिर सी बात है, अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तब P2 बाय P1 में भी समान होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। तो यहां से इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का ये मतलब निकला कि P2 कोमा P1 अवयव है R का। भाई सीधा मिल गया P1 P2, उल्टा मिल गया P2 P1। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः संबंध सम्मित संबंध है। और तीसरे की ओर चले जाएंगे। इस वाले सवाल को मैं नहीं समझाना चाहता, सवाल बुरा मान जाएगा मेरे दोस्त मित्र, कहेगा कि बस करो, इससे आगे नहीं, है ना, क्यों इसकी बेइज्जती करने पे तुले हुए हो, बहुत हल्का सवाल है। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक, अब संक्रामक में क्या होगा, कोई 3 अवयव ऐसे होंगे, जैसे मैं ले लूं P1 कोमा P2 अवयव है R का, और P2 कोमा P3 अवयव है R का, है ना। P1 P2 अवयव R का, इसका मतलब क्या है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, थोड़ा शॉर्ट लिखना चाह रहा हूं बस। P1 व P2 में समान भुजाएं, समान भुजाएं, ऐसा करके लिख दिया, ठीक है। और P2 कोमा P3 में भुजाओं की संख्या समान, या में समान भुजाएं, में उधर तुम्हें हल्का कम दिख रहा होगा ना, क्या करें फिर,
देखें कितना दिख रहा है। अबे भाई P2 P1 थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ज्यादा भी दिक्कत नहीं। चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसी चीज को यहाँ लिख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो वो मैं वहां पे क्या लिख रहा था, मैं ये लिख रहा था कि P2 व P3 में समान भुजाएं। भाई अगर ये भी संबंध में है, ये भी संबंध में है, तो दोनों से क्या मतलब निकलता है, जितनी भुजाएं P1 में है उतनी ही P2 में है और उतनी ही P3 में है। P2 कॉमन है, अगर P2 में 3 है तो P3 में भी 3 है और P1 में भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 व P3 में भी समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि P1 P3 भी अवयव है R का, और इसका मतलब वो ये संक्रामक है। कितनी बात है यहाँ दोस्त, ठीक है। उतारो वरना रफ करते हैं इसको, ज्यादा समझाने की बात नहीं है। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा ना, कौन सा सवाल कर रहे हैं, 13वां, और 13वें में भी भाई इतना करते करते यहाँ आ गए, और जिसमें खंड भी करे हैं कई सारों के, कम से कम 20वें सवाल पे हम यहाँ आ गए। स्वतुल्य संबंध संक्रामक, स्वतुल्य संबंध संक्रामक, स्वतुल्य संबंध संक्रामक, यही पढ़े जा रहे हैं। अब भी समझ नहीं आ रहा, तुम दोहरो, सीधी बात ऐसे, तुम दोहरो भाई, ठीक है। ये इतना सवाल था, इसको उतारो, रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारते रहना वरना पॉज हो जाती है वीडियो, रोक के उतार दो। बहुत बारीक चीजें चल रही हैं, ये चैप्टर ऐसा है अटपटा चैप्टर, अगर ये समझ में आ गया ना तो गणित में फिर कोई चैप्टर नहीं बचने का तो तुम्हें समझ में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें बहुत हल्की हैं, मैं कह रहा हूँ समझ में ना आए, ये समझ में सबसे भारी आता है, सबसे लेट समझ में आता है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्योंकि अभी तुम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो मेरे भाई, चैप्टर ही है अपने आप में। देखो, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समतल रेखाओं का समुच्चय एल है। एक एक्स वाई तल है तो एक्स वाई होते हैं सारे तल, और जो समुच्चय है ना हमारा, वो कैसा है कि समुच्चय एल है, समस्त रेखाएं, ऐसे करके समस्त रेखाओं, समस्त रेखाओं का समुच्चय एल। समस्त रेखाओं का समुच्चय, चलो ऐसे ही लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपना सवाल अपनी मर्जी। अब देखते हो रिलेशन, रिलेशन में कैसे हैं, क्या है, समस्त रेखाएं, अच्छा रेखाएं लाइन से लिया गया है ना। तो अब रिलेशन में कैसी लाइनें हैं, वैसी लाइनें हैं कि भैया अगर कोई दो त्रिभुज है, ओहो फिर त्रिभुज, कोई दो लाइन है L1 और L2, तो वे इस प्रकार संबंधित है कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, इतनी सी बात है यहाँ। और अब हमें चेक क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि अर्तुल्यता संबंध है। चलो भाई पहला चेक कर लेते हैं स्वतुल्य। अब देखो फिर से वही रोना गाना, स्वतुल्य संमित संक्रामक, है ना। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आए तो बताओ, और तो कहना पड़ेगा ना तुम्हें। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, कोई भी एक रेखा उठा लो, मैंने एल उठा ली जो कि अवयव है समुच्चय का, ठीक है। अब एल एल के समांतर होगी, बिल्कुल होगी, कोई भी रेखा खुद खुद रेखा के समांतर तो होगी भाई, ऐसे करके ये रेखा है और एक ऐसी बिल्कुल सेम ऐसी रेखा है, तो एक दूसरे के समांतर तो होगी ना। पर ये एक ही रेखा की बात है, इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है तभी तो समांतर है, ठीक है। ऊपर तो संपाति होती है, लेकिन ये रेखा इसके समांतर है ना, थोड़ा सा अंतर है ऐसे। अब यहां लिखेंगे एल एल अपने समांतर तो होगी, अपने समांतर, क्योंकि दोनों रेखाएं बिल्कुल सेम है, एल और एल, तो भाई समांतर तो है, ठीक है। दो एल अपने समांतर तो होगी, इसका मतलब एल कोमा एल अवयव है आर का, ठीक। हाँ जी, तो ये स्वतुल्य संबंध है। अब ये लाइन में पूरी लिखूंगा, अतः अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। लेकिन जो इसी का दूसरा है, सम्मित चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो जरा इधर, सम्मित के लिए क्या होता है ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे मान लो
कि यदि L1 कोमा L2 अवयव है R का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ L1, ये साइन है समांतर का, L1 समांतर है L2 के। समांतर रेखाओं का साइन होता है दो खड़े डंडे खींच दूं तो मैं, तो इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के। यदि ऐसा है तब तब L2 भी तो समांतर होगी L1 के। अब ये तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा अभी तो ये L1 है, ये L2 है। अब मैं कहूं L1 L2 के समांतर है, और फिर मैं दूसरी बात अपनी घुमाऊं, मैं कहूं L2 L1 के समांतर है, सर ये क्या बात हुई? दोनों एक दूसरे समांतर है, कोई सी का नाम पहले लिख लो, कोई सी का बाद में, है कि नहीं है? यही बात मैं समझाना चाह रहा था इतनी देर से, कि यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं, L2 L1 अवयव है R का, और यदि अवयव है तो इसका मतलब ये है कि ये सममित है। कहाँ लिखूं? यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ लिखूं, अतः ये सममित है। तीसरा हम चेक करते हैं संक्रामक, आई होप यहाँ आ जाए। संक्रामक, संक्रामक के लिए फिर से वही रोना धोना, L1 L2 अवयव है R के, L2 L3 अवयव है R के। इसका मतलब क्या है कि L1 समांतर है L2 के, यानी L1 और L2 समांतर है, इसका मतलब है L2 समांतर है L3 के। तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा कि L1 भी समांतर होगी L3 के, और इसका मतलब L1 L3 जो है अवयव है R का, और यही हमें सिद्ध करना होता है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। समझाने के लिए ये खींच दी तीन रेखाएं, इसको नाम दे दिया L1, इसको दे दिया L2, इसको दे दिया L3। हमसे कहा था L1 L2 समांतर है, तो समांतर है हाँ जी। फिर कहा था L2 और L3 समांतर है, हाँ जी समांतर है। तो क्या L1 और L3 समांतर होंगी? बिल्कुल होंगी, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उतारो या स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें एक चीज और है अभी, वो भी बतानी है, थोड़ी जगह कम है, इसको रफ करके बता दूंगा। ठीक है मित्र, लाडले कर दे रफ इसे। कितना करते हैं? वैसे तो कुछ जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। अब जो इसका थोड़ा सा पार्ट है ना, उसको देख लेते हैं। उसमें हमसे कहा है, एक रेखा दी है, हमें y बराबर 2x+4, कह रहा है से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब एक ऐसी रेखा का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो इसके समांतर हो। तो देखो, जो हम 10th का मैथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो वहां हम एक कंडीशन पढ़ाते हैं, मैं वो बता देता हूँ, जब तक तय तक नहीं जाता मुझे मजा ही नहीं आता। तो वो कंडीशन ये होती है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तब ये रेखाएं समांतर होती हैं। तब ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। A1B1C1 क्या है? जो पहली रेखिक समीकरण होगी ना इस प्रकार की, उसमें x का गुणांक A1, y का गुणांक V1, और जो अकेला पद है इसको C1 कहते हैं। और एक इसी के जैसी समीकरण दूसरी होगी, उसे A2 B2 C2 कहते हैं। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि C1 और C2 समांतर रेखाओं में फर्क नहीं डालते, बस क्या बराबर होनी चाहिए? A1 A2 और B1 B2। मतलब x के गुणांक बराबर होने चाहिए और y के गुणांक बराबर होने चाहिए। बाकी C1 C2 कुछ हो, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं। तो इस रेखा के समांतर रेखाएं अगर मुझे लेके आनी है, तो समांतर रेखाएं आ जाएंगी y बराबर 2x प्लस का c। और मेरा भाई c को अवयव कह दो रियल नंबर, रियल नंबर ही कह दो, हमें मतलब ही नहीं चार कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, हमें मतलब ही नहीं। माइनस कहो प्लस कहो, घंटा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो y बराबर 2x प्लस सी, और c जो है अवयव है किसका? रियल नंबर का। तो इस समीकरण के समांतर जो रेखाओं का समुच्चय है वो ये है। तो ये लाइन लिख लेना, एक लाइन लिख लेना यहाँ, वो ये है, y बराबर 2x+4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यहां भी एक शब्द छूट गया, समांतर रेखाओं का समुच्चय। समांतर तो है, समस्त 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 रेखाओं का समुच्चय।
ठीक है मित्र, कभी बहम में हो, चलो उधार लो। तो इस रेखा के जो भैया समीकरण है, जो ये हमारी समीकरण है, इसके समांतर समस्त रेखाओं का जो समुच्चय है वो ये होगा y बराबर 2x प्लस का c, और c रियल नंबर है। ठीक है, अब इसे रफ करते हैं। अब ये सवाल कंप्लीट हो गया है, रफ कर देते हैं मित्र। तो कंटेंट अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो, सवाल करके मजा आ रहा हो, चैनल को एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जरूर से जरूर। उससे हमारा वीडियो बनाने का ज्यादा मन करता है। अब तुम लाइक वाइक करते नहीं, व्यूज जाते नहीं, तो ऐसे मन करता है छोड़ दो। फिर सोचते हैं जो पढ़ रहे हैं उनका तो भला हो, क्योंकि फ्री है ना, तो कुछ को हजम नहीं होगा, पर जिसको हो रहा है उसे तो होने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है मान लीजिए समुच्चय, समुच्चय दिया हुआ है साफ साफ, विकल्प क्वेश्चन है, दोनों दोनों विकल्प क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, ये समुच्चय दे रखा है। और रिलेशन कैसा दे रखा है, दो चीजों की जरूरत होती है, एक समुच्चय दूसरा रिलेशन। ये चीज ढूंढनी सवाल में, फालतू चीज पढ़नी नहीं। रिलेशन में हमें दे रखा है बना के 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 2, 2। अब ये हमसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि स्वतुल्यता सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, स्वतुल्यता संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। तो हम चेक ही कर लेते हैं, विकल्प कौन सा मैच खाएगा खाता रहेगा। ये हमारा समुच्चय, हमारा रिलेशन है। पहला स्वतुल्य चेक करो इसको। अब तुम इसको लिख के चेक नहीं कर सकते, ये ऐसे वैसे विकल्प में क्वेश्चन है, बस हटाते चले जाओ। स्वतुल्य, स्वतुल्य कब होगा, जब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 रिलेशन में होंगे। 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है 4, 4 है, तो यहां लिख दोगे स्वतुल्य है। दूसरा देखोगे सम्मित के लिए, सम्मित के लिए चेक करो। 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, कहीं भी 2, 1 नहीं है, कट्टम, यानी कि सम्मित नहीं है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक, तीसरा चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, फिर से चेक करना शुरू करो। 1, 2 है, 2 से कोई अवयव शुरू होना चाहिए, तो यही हो रहा है पहला बात। तो 2, 2 मैंने 2 बार लिख दिया। 3, 2 है, ये 3, 2 है दोस्त, लाडले भी गलती हो जाती। चलो 3, 2 की जरूरत पड़ी थी, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। संक्रामक में चेक कर लेते हैं। 1, 2 है, 2 से 2 अवयव शुरू हो रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों को देखेंगे। अब 2 से 2 को काटो, क्या बचा, 1, 2, 1, 2 है, हाँ जी है। अब इसको चेक करो, 2 से शुरू नहीं हो रहा, 3 से शुरू हो रहा है मित्र, तो ये यहां तक हम पास कर देंगे, इसको पास है, संक्रामक अभी तक है। दूसरा 2 इनको चेक नहीं करते, इसको भी नहीं करना, 4, 4 इसको भी नहीं करना। 1, 3 को करो, तो 3 से कोई अवयव शुरू हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो 3 को काट दो। 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 अभी देख रहे हैं, तो यहां भी पास हो गया। अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसको करेंगे 3, 2, तो 2 से कोई अवयव शुरू होना चाहिए, चाहे पीछे ही हो। 2 से कोई शुरू हो रहा है, ये वाला हो रहा है 2, 2, तो 3 से इस 2 को काट देंगे, तो 2, 2, 2, 2 भी है, तो ये संक्रामक है। सारी कंडीशन सही बैठी है, और ये मैंने पहली क्लास में क्लियर कर दिया था कि संक्रामक चेक कैसे करते हैं, तो अब कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, बाहर क्लास देख के आओ पहली वाली। तो ये संक्रामक भी है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो शैतुल्य और संक्रामक दो को हाँ कहेगा। इसमें तुम्हारा जो है 8 शैतुल्य तो संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है बी, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम यही देख सकते हैं, तो यहाँ को देख लेते हैं, क्योंकि वो भी विकल्प है, छोटा होगा मेरे हिसाब से। उसमें कह रहा है समुच्चय n है, नेचुरल नंबर, जो a है वो क्या है, n, n मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मेरे भाई 1, 2, 3, 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिट तक चलते हैं। ठीक है, मेन बात है रिलेशन किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। संबंध में बे अवयव हैं, अगर मैं लिखूं a, v, इस प्रकार संबंधित है कि a बराबर v माइनस 2, और लिमिट कर दी कि b जो है बड़ा है 6 से, b जो है बड़ा है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर बताइए।
मतलब रिलेशन में नीचे दे रखा है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से होगा, ये सवाल ही ऑप्शन से होगा तो ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखा है 2,4 अवयव आर, दूसरा ऑप्शन है 3,8 अवयव आर, 3,8 अवयव आर, तीसरा इसका ऑप्शन है 6,8 अवयव आर, 6,8 अवयव आर, और चौथा मेरे भाई इसका ऑप्शन है 8,7 अवयव आर। मतलब हमें इन अवयवों में से ये बताना है कि कौन सा रिलेशन में है। देख लेते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर है, बहुत बड़ा है, तो ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी चेक करो, बी कहाँ होगा, दूसरे नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे होगा ना, तो बी 6 से बड़ा होना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, पहला तो वैसे ही गलत हो गया। अब क्या चेक करेंगे कि ए जो है बी -2 होना चाहिए। क्या 8 में से 2 घटाऊंगा 3 आएगा, नहीं आएगा, खत्म करो। 8 में से 6 घटाऊंगा 2 आएगा, 7 में से 8 घटाऊंगा तो कभी 2 नहीं आने का। ऑप्शन नंबर सी आंसर, खत्म। इतना ही है मेरे भाई, सीधा ही कहते हैं, वो वाली बात है। चलो अब देखो मित्रों, विश्वास बैच मैंने बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे चला रखा है, बिल्कुल फ्री चला रखा है। सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक पेड बैच में मिलेंगी, उससे कहीं ज्यादा इसमें चीजें तुम्हें मिलेंगी। बस पढ़ने की दिक्कत है, तुम्हें पढ़ना है बस। इस बैच को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो 100/100 ट्वेल्थ मैथ कंफर्म। अब देखो ट्वेल्थ मैथ में वैसे 100/100 बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन आ सकते हैं, तो थोड़ा कम कर लो, 99 कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे पेपर आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के पेपर आते हैं भाई। हम भी पेपर देखते हैं, आपने भी देखा होगा पीछे सोल्व, जब हम सेट सोल्व कराएंगे ना, तब देखना कितने अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्त। तो उसके लिए हमें बारीक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तब हम उस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। वरना तो फिर भूल जाओ कि मैथ में 100/100 आ सकता है, ठीक है। बाकी भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।